हेलो देयर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट दर्शन और आज मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा शख्स का दास्तान सुनाने वाला हूँ जिसकी जैसा कोई ना पहले बन पाया था ना कोई आगे बन पाया। जी हाँ माय डियर लिसनर, ये दास्तान है विलियम मार्शल द ग्रेटेस्ट नाइट एवर लिव्ड। जी, क्योंकि आप सोच भी लो कि एक सोल्जर बनना इतनी आसान काम नहीं होती। आर्मी की इतनी कठिन ट्रेनिंग को लेके देन उसके बाद सोल्जर बनना और उसके बाद उस ज़माने में एक नाइट बनना, मतलब 35 किलो की आर्मर, 25 से ले 35 किलो की आर्मर पहन के जंग में उतर के दुश्मनों को छेड़ के रखना, इट्स नॉट इजी टास्क। आप शायद इमेजिन कर सकते हो। और रही बात, ये शख्स ये सारे एक नाइट का गॉड फादर है, विलियम मार्शल। जी हाँ, जिसने अभी तक मतलब मरते दम तक एक भी टूर्नामेंट को नहीं हारा था। और रही बात जंग की, आप इस दास्तान में खुद सुन लेना। सो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी को मैं एक दाइमा की तरह सुनाने वाला हूँ। आप भी एक छोटे बच्चे के जैसा सुनना कि ये कहानी कैसी है और बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसे लगी। ये कहानी है 12th सेंचुरी, जहाँ पे यूरोप को हेनरी नाम के एक राजा रूल करता था। जी, उसकी हुकूमत चलती थी पूरे यूरोप पर। बट ये कहानी हेनरी की नहीं है। हेनरी की दरबार में एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसका नाम थी जॉन मार्शल। जॉन मार्शल हेनरी की पीरियड में थोड़ा बहुत ज़मीन बना ली थी और उसकी जो दरबार में अपनी एक जगह बना ली थी, जिसको उस पोजीशन को वो बुलाते थे मास्टर मार्शल्स। और ये मार्शल्स को 4 जगह पे एक्सेस थी। वो 4 जगह थे: किंग की जो टेंट होती है वहाँ पे, और जो रॉयल फायर प्लेसेस होती है जहाँ पे क्या कहते हैं उसे, आग सेकने के लिए रॉयल फैमिली इस्तेमाल करती थी। और 2 और जगह थे, वो थे किंग और क्वींस की जो बैरक, मतलब जहाँ पे उनका कह सकते हैं कि मर्चेंट की काम हुआ करता था, जो खास रिलेटेड किंग और क्वींस की थी। बट इससे उनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया था जॉन मार्शल की। जैसे वक्त गुजरता गया, हेनरी कुछ कारण की वजह से उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद उनका बेटा स्टीवन राजगद्दी पे सवार होता है। जी, जब वो बेटा जब राजा बन जाता है, जब जॉन मार्शल उसी मौके की अपॉर्चुनिटी उठाते हुए वो रॉयल कासल की कस्टोडियन बन जाते हैं। और ये रॉयल कासल यूरोप की या फिर इंग्लैंड की नहीं थी, ये मार्बरा कासल की थी, जहाँ पे स्टीवन को दरबार की मोस्ट ऑफ द चीज़ें को स्टडी करना ज़रूरी था, जानना ज़रूरी था कि एक राजा की क्या क्या काम होती है। फिर उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जॉन मार्शल ने मार्बरा कासल की कस्टोडियन बन गया। जब ये बात उसको पूरे तरीके से पता चला, जॉन मार्शल मार्बरा कासल से थोड़ी दूर, जहाँ पे उनकी एस्टेट थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़मीन बना ली थी, उससे थोड़ी दूर न्यूबेरी में अपनी खुद की एक कासल बना ली, एक किला बना लिया। जी, और ये बात जब स्टीवन को पता चला कि उनके साथ एक नाइंसाफ़ी धोखा हुआ है, जो उसके किंगडम में रहते हुए एक पार्टीशन बना रहे अंदर जॉन मार्शल, तो स्टीवन अपनी पूरी फौज को लेके न्यूबेरी कासल पर अटैक करता है। और रही बात, एक पूरे किंग एक छोटा सा कासल में अटैक करता है तो फिर ऑब्वियसली उसकी जीत होती है। जीत होने के बाद जॉन मार्शल इतनी रूथलेस आदमी थे कि वो अपनी 5 साल की बेटे, अपने छोटे बेटे 5 साल की छोटा बेटा विलियम मार्शल को हॉस्टेज की तरह दे दिया स्टीवन को। और स्टीवन ने इस हॉस्टेज पे हैंग टू डेथ, मतलब फांसी की सज़ा दिया गया। बट जैसे वक्त गुजरता गया, उस दिन
विलियम मार्शल की फांसी की वक्त थी, थोड़ी देर में उसको रस्सी में लटकाने ही वाले थे, मगर उनकी एक आवाज़ आती है कि क्या मैं जावलिन खेल सकता हूँ। एक छोटे बच्चे की आवाज़ जो स्टीवन की दिल पिघला देता है। वो तब उसको हॉस्टेज रहने देते हैं, फांसी की जो सज़ा होती है उसे ख़त्म करा देते हैं कि इस बच्चे पे कोई फांसी का सज़ा नहीं होगी, इसे हॉस्टेज रखा जाएगा, इसे कुछ और काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, बट बच्चा है, इसको जान लेना अच्छी बात नहीं है। मगर जॉन विलियम की इंटेंशन ये थी कि वो जानते थे स्टीवन एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, वो बच्चे का जान नहीं ले पाएगा। उनका मकसद बस इतनी थी कि बस थोड़ा वक्त और ले ताकि वो स्टीवन के खिलाफ कोई साजिश बना दे। इसलिए अपनी छोटे बच्चे विलियम मार्शल को कुछ भी सोचे बगैर एक हॉस्टेज की तरह दे दे, क्योंकि उनकी सारे फोकस उनके पहला औलाद जॉन मार्शल 1 पे था। मगर स्टीवन की दरबार भी ज़्यादा दिन तक चली नहीं। 1154 को स्टीवन की मौत हो गई और तब विलियम 7 साल के थे। मतलब उस काजल के अटैक होने के 2 साल बाद स्टीवन की मौत हो गई और तब उनके बेटा हेनरी II उस राजगद्दी पर सवार हो गए। हेनरी II आने के बाद विलियम पे जो भी हॉस्टेजेस की रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटाया गया। विलियम एक अच्छा लड़का बन गया था। मतलब एक 7 साल के अभी होते होते थोड़ा वक्त गुजरते ब्राउन हेड हैंडसम लड़का बन गया था। मगर ये जो टाइम पीरियड जब वो हॉस्टेज बन चुके थे तब मार्शल फैमिली भी उनको छोड़ चुके थे। खाली उनकी बाप की पूरे विरासत में उसकी भैया की हुक्म चलती थी, क्योंकि जैसे जैसे स्टीवन मरा वैसे जॉन मार्शल भी मर गए और मार्शल फैमिली की पूरी हेरिटेज जॉन मार्शल 1 जो विलियम मार्शल की बड़े भाई थे उन्होंने टेक ओवर कर दी। अब विलियम मार्शल के हिस्से में सिर्फ उनकी मार्शल फैमिली की नेम ही थी, उसका ज़मीन नहीं। जैसे हेनरी II उनके ऊपर सारे जो चार्जेस हटा लिए वो जाके अपनी विरासत पे मांग सकते हैं, मगर विलियम वहाँ पे गए नहीं। मगर 1166 जब तक ऑलरेडी विलियम मार्शल की टीनेज फेज शुरू हो चुकी थी, वो भी जैसे आम बच्चे जो टीनेज बच्चे करते हैं, जल्दी नहीं उठना, देर से सोना और कोई काम नहीं करना, बस आवारा करते रहना। विलियम ऐसा ही करते गए। जब वो टीनेज में थे तब पता चला कि इनकी दिलचस्पी पढ़ाई या फिर कोई खेल में नहीं थी, इनकी एक वॉरियर मोटिव थी। मतलब ये एक नाइट या फिर एक सोल्जर की जैसे ज़्यादा सोचते थे और एक आम इंसान की तरह बहुत कम। सो इसलिए विलियम मार्शल को नाइट्स की ट्रेनिंग पे लगाया गया, जहाँ पे एक सोल्जर की ट्रेनिंग पहले हुई और उसके बाद एक नाइट की ट्रेनिंग हुई उनकी 20 साल की उम्र में। जब वो 20 साल की उम्र में थे उनका नाइट की ट्रेनिंग एंड हो चुकी थी। एक ऐसा इंसान जो अपनी 20 साल की उम्र में एक नाइट बन चुका था। और यहाँ आते हैं उनकी एक नाइट की जर्नी की पहली दास्तान। उनका पहला जंग जो लॉर्ड नॉर्मंडी की लीडरशिप में हुई थी, जहाँ पे उन्होंने 28 नाइट्स को ट्रेनिंग से हायर किए थे। मतलब 28 नाइट्स को सेलेक्ट किए थे जिसमें विलियम मार्शल भी थे। एक ऐसी जंग है जो जीत तो नहीं पाए, मगर विलियम मार्शल की एक फेरोशियस जर्नी शुरू हुई। जिस 28 नाइट्स में जंग होते होते उनको हुकूमत दिया गया कि एक ब्रिज पे कब्जा करनी थी, जहाँ पे एनिमी की नाइट्स भी अटैक कर रहे थे और नॉर्मैंडी की नाइट्स भी अटैक कर रहे थे। 28 नाइट्स में बहुत सारे नाइट्स पहले ही हार मान चुके जो एनिमी क्लेज के सामने, मगर विलियम मार्शल अपनी आखिरी दम तक, जब तक उनकी बॉडी की एनर्जी कोलैप्स भी हो गई, सारे नाइट्स हार मान के भाग रहे पीछे मुड़ के, मगर विलियम मार्शल चीर रहे थे, उनकी बॉडी को आधे हिस्से में काट रहे थे। इतनी कि एक नाइट की आर्मर कितनी मजबूत होती है, उस नाइट की आर्मर को रप्चर करना इतनी आसान बात नहीं थी। मगर एक 20 साल का लड़का था जिसने एनिमी नाइट्स का पसीना छुड़ा दी थी। जी हाँ,
और इसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल, जब सारे नाइट्स रिट्रीट हो गए, मतलब पीछे मुड़ के भागने लगे, तो फिर विलियम मार्शल अपनी बहुत सारे स्ट्रेंथ से ही बहुत सारे नाइट्स को मार गिराए थे, मगर बाकी के नाइट्स की तरह अपनी हार दिखा नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक नाइट वहाँ पर रहने वाले सारी नाइट्स की बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं। उनकी ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि इस इंसान थकता ही नहीं है। इस 20 साल की उम्र की नाइट है, 20 साल तक नाइट है वो, उसके सामने इतनी तजुर्बा रहने वाले नाइट्स भी मुश्किल हाथ लग रहे हैं उन्हें कि इसको कैसे हरा जाए। मगर जितनी ये जंग जाते गया, विलियम मार्शल और भी ऊंड होते गए। सिर्फ वो जख्म अपने अपोजिट टीम को ही नहीं कर रहे थे, अपोजिट वॉरियर्स को नहीं कर रहे थे, उनको भी उतनी जख्म लग रही थी। उनको फाइनली हार मानना ही पड़ा, वो कैप्चर हो गए। उसके बाद थोड़ी सी वक्त गुजरने के बाद विलियम मार्शल को रिहा कर लिया गया, और उसके बाद जब वो वापस किंगडम पे लौटे, यूरोप पे लौटे, तब एक न्यूज़ आती है कि जॉन मार्शल अभी नहीं है और उनकी जो भी हिस्से की प्रॉपर्टी है उनके बेटा पहला औलाद जो जॉन मार्शल 1 है उनको चला गया। तब आने के बाद ना वो अपनी फैमिली के पास गए, ना ही कोई किंगडम पे गए जहाँ पे हेनरी ने उन्होंने रिहा कर दी थी। वहाँ पे जाके वो नाइट बनने के बाद अपनी रोल निभा सकते थे, मगर एक लॉर्ड तब तक नहीं बुलाता, जब तक एक लॉर्ड नहीं बुलाता तब तक वो उसके लिए काम नहीं करता। एक नाइट की उसूल होती है कि अगर वो किसी को लॉर्ड मानते हैं तो फिर उनको ओबे करते हैं। फिलहाल के लिए हमारी विलियम मार्शल के लिए कोई लॉर्ड नहीं था। उसके लिए वो नाइट्स की जो टूर्नामेंट थी जहाँ पे सारे नाइट्स पार्टिसिपेट करते थे, वो वहाँ पे जाने लगे। 4 साल तक, वो 20 साल से लेके 24 साल तक वो सारे टूर्नामेंट्स, जो 4 साल में जितनी भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हुए थे उनमें से एक भी टूर्नामेंट उन्होंने हारा नहीं थी। और रही बात ये चीज़ है, और 8 साल तक भी चली, और 8 साल होने के बाद वो वापस लौटे जहाँ पे उनके घर नहीं थी, उनके अंकल रहते थे। वो एक नाइट बने थे आर्मी में, उनका नाम थी अंकल पैट्रिक। अंकल पैट्रिक वो भी नाइट थे, तो उनके सहारे इनको तब हेनरी की आर्मी में जगह मिली, जहाँ पे विलियम मार्शल की दूसरी जंग की दास्तान शुरू होती है। इस जंग में वो अंकल पैट्रिक को खो देते, और उनका मकसद इतना ही था कि जिन्होंने उनके लिए एक छत दी, खाना दी, उनके अंकल पैट्रिक की डेथ को अवेंज करना, मतलब बदला लेना। तब क्या होती है कि विलियम बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे, तो 60 नाइट्स एक साथ विलियम को चैलेंज करते हैं बैटल फील्ड में, मगर उन 60 नाइट्स भी विलियम के सामने टिक नहीं पाता है। एक नाइट 60 नाइट्स के लिए भारी पड़ता है। उनको ऐसा लग रहा था कि अब विलियम के सामने उनका कोई मौका नहीं है जीतने की, क्योंकि 60 नाइट्स, सोचो कि मैंने जैसे कहा था कि एक नाइट 10 सोल्जर्स के बराबर होता है, मतलब समझ सकते हो कि एक नाइट की बात हो रही है, 10 सोल्जर्स के बराबर होता है। तकरीबन 10 नाइट्स के बराबर में हुए 100 सोल्जर्स की बात, मतलब यहाँ पे 60 नाइट्स है, मतलब हुए 600 सोल्जर्स की ताकत और एक नाइट के सामने। तो ये एक ऐसा लेजेंडरी जंग थी जहाँ पे उन्होंने चैलेंज किया, बहुत देर तक ये जंग चली। तब एक नाइट पीछे से विलियम मार्शल की पैर पे अपनी स्पेयर को घुसा देता है, जहाँ पे वो ज़्यादा जख्म हो जाता है, वो खड़ा नहीं हो पाते। तब विलियम मार्शल कैप्चर हो जाता है। उसके बाद एलेनोर नाम की एक लड़की होती है जो एनिमी के दरबार में होती है, जिन्होंने विलियम को हायर करते हैं कि ये दास्तान सुनते हैं कि जंग में उसने कैसे 60 नाइट्स को डिफीट करने का बराबरी का जंग लड़ी थी। इसी वास्ते एलेनोर इनको अपनी गार्डियन की तरह पॉइंट करते हैं, जहाँ पे विलियम मार्शल की काम होती है अपनी जो मास्टर एलेनोर को गार्ड करना, और जो टूर्नामेंट पे वो बोलते हैं वहाँ पे जाके उन टूर्नामेंट को जिता कर। विलियम मार्शल के बारे में जानने वाली एलेनोर हेनरी को एक मशवरा देती है कि अपनी जो छोटा शहजादा है,
जो लिटिल हेनरी है, हेनरी टू का बेटा, उनका एक किंग की ट्यूटर बना दे, क्योंकि हेनरी टू इतनी भी उम्र नहीं हुई थी मगर उनके बेटे को राजा बना दिया था कि ही इज़ कॉल्ड एज द लिटिल किंग, मतलब छोटे राजा करके उनको बुलाया जाता था। उनको जितनी फ्रीडम नहीं थी कि आर्मी को इस्तेमाल करे, डिसीजंस बनाए, मगर बस किंग के टाइटल दिया गई थी और इनको ट्यूटर करना विलियम मार्शल का काम था। तब तक विलियम मार्शल 23 इयर्स के हो चुके थे और ये ट्यूटरिंग करना लिटिल किंग को पूरे 10 साल तक चली। 1173 पे जो उनका छोटा शहजादा था उनको राजा होने के घमंड या फिर कह सकते राइट या हक मांग रहे थे कि ऑन्जू, नॉर्मैंडी या इंग्लैंड इनमें से एक दे दो, और ये फ्रस्ट्रेशन के साथ मांगे थे। मगर ये बात उनकी बाबा हेनरी टू ने इनकार कर दी देने से कि तुम अभी तक इतनी एलिजिबल नहीं हो, तुम्हें एक पूरा टेरिटरी दे दे देखने के लिए। 1176 पे उनके जो छोटा शहजादा ने अपनी ही सोच के हिसाब से अपने बाबा पर कैप्चर करने का सोचा था, मगर खुद कैप्चर हो गए। जब बेटा ही है तो फिर ये सोच के हेनरी टू ने उनको रिहा किया। सोचा कि विलियम ने शायद उनको अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, सोचते हुए उनको जो सिफारिश की थी एलेनोर, उनको बंदी बना के रखे। और हमारा जो यंग हेनरी थे, जो मतलब छोटे किंग थे, उनको असाइन किया गया कि उनका जो भाई है, छोटा भाई रिचर्ड को गाइड करने के लिए जो ट्यूटरिंग उन्होंने विलियम मार्शल से लिया था, वही ट्यूटरिंग को अपने छोटे भाई को करानी थी। और ये जिम्मेदारी विलियम मार्शल और यंग हेनरी दोनों के ऊपर थी। कुछ साल तक दोनों ने अपनी भाई को गाइड करना और साथ साथ में ट्रैवल करना ये भी किए, मतलब वो जो छोटा राजा था और साथ साथ में उनको ट्यूटर करना, और उनका पर्सनल नाइट बन के विलियम मार्शल को अपॉइंट किया गया। और इतना होने तक विलियम को ऑलरेडी 30 साल हो चुकी थी और विलियम मार्शल अपनी नाइट से ज़्यादा अपनी टूर्नामेंट्स के खातिर काफ़ी फेमस हो गए थे, क्योंकि 30 साल हो चुके हैं और 10 साल की नाइट्स की जर्नी में, मतलब 20 से लेकर 30 साल तक जो जर्नी थी उनकी नाइट की, ये 10 साल में उसने अभी तक एक भी मैच नहीं हारे थे। और उनकी जो ये रिकॉर्ड बन चुकी थी कि ये 10 साल में कुल मिला के उन्होंने 500 नाइट्स को टूर्नामेंट्स में हराया था। 1182 पे एक रूमर हमारी जो छोटा राजा होता है, जो जूनियर हेनरी के कान पे मिलता है कि विलियम मार्शल की अफेयर चल रही है जूनियर हेनरी की बीवी के साथ। और ये रूमर जो 5 जेलस नाइट्स होते हैं जो किंग के करीब रीच नहीं हो पाते, उन्होंने यंग हेनरी के कान भर दिए होते हैं, जिसके खातिर वापस विलियम मार्शल को जूनियर हेनरी से दूर होना पड़ता है। और इसको अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए उनको 3 नाइट्स को बैक टू बैक एक अरेना में डिफीट करना पड़ा, फिर भी उनको टेरिटरी से निकाला गया। मगर उसके बाद भी विलियम मार्शल चुप नहीं था, माना कि वो अपनी लॉज से दूर हो गए, अभी वो फ्री थे, एक फ्री एजेंट बन गए थे, तब वो अपनी वापस अपनी सारे फोकस को टूर्नामेंट्स में लगा रहे। मगर होता है ना कि कायनात की एक साजिश होती है कि उनको वापस लौटना ही पड़ा यंग हेनरी के पास, क्योंकि यंग हेनरी और जिसको वो ट्यूटर करते थे रिचर्ड, उनके बीच में जंग छिड़ चुकी थी। रिचर्ड उनके खिलाफ था जिसने उसको ट्यूटर किया था, और ये एक ऐसा जंग ट्यूटर और मॉनिटर के बीच में होने वाली जंग थी जी। तब क्या होती है कि हेनरी जूनियर बीमार पड़ जाता है इसी जंग के बीच में, और उनकी मौत होती है 11 जून 1183 पे, जब वो सिर्फ 28 ईयर्स की होता है। मगर जैसे विलियम मार्शल ने उनको वादा दिया था कि ये वो जंग जारी रखेंगे, और जो ये कंप्लीट क्रूसेड है, ये जो धर्म युद्ध बोलते हैं, क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, वो जारी रखेंगे होली लैंड पहुंचने तक। पूरे 2000 माइल्स उन्होंने जर्नी करते हैं, और बीच में जितने भी
नाइट्स आते हैं उनको हरा भी देते हैं, और साथ साथ में मुकाबला करते करते दो नाइट्स जो नाइट टेम्पलर और नाइट हॉस्पिटलिया के साथ उनकी दोस्ती भी होती है, जो आगे इनके अच्छे खासे दोस्त और साथी भी बन के अपनी साथ निभाते हैं। विलियम मार्शल इस सब होने के बावजूद हेनरी टू के पास वापस आता है, जिसने उनको रिहा की थी स्टीवन की पनिशमेंट से, जब ऑलरेडी थर्ड क्रूसेड की ज़माना थी। थर्ड क्रूसेड मतलब तीसरा धर्म युद्ध, जब तक ऑलरेडी विलियम को 40 साल की उम्र हो चुकी थी। 1186 पे किंग विलियम को अपनी इतनी सारी सफ़र को देखते हुए, 40 साल हो चुके हैं उनको, इतनी अपनी उम्र जो 40 साल की, इतनी ज़िंदगी नेट की तरह गुजार है, ये सोचते हुए लैंकशायर और उनका एक इनकम बनाते कि 32 पाउंड्स पर एनुअल उनको ग्रांट करता है, जिस इनकम से विलियम अपनी खुद के घर बनाते हैं पहली दफ़ा। उसके बाद फ्रांस टूर्नामेंट पे हमारी हेनरी टू की जो छोटा शहजादा होता है, मतलब उनकी जो बेटों में से एक जेफरी की मौत हो जाती है। उसके बाद 1188 पे जो रिचर्ड, जो जिसे लगता था कि उनकी बाबा के फैसले से सिर्फ जूनियर हेनरी को और जॉन को ही, मतलब उनके जो दो और बेटे हैं सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा है, मुझे नहीं हुआ, सोचते हुए वो अपनी ही ताकत पे खड़ा हो जाता है और अपनी पापा के खिलाफ खड़ा हो जाता है कि उसे अब थ्रोन चाहिए ही चाहिए। तब हेनरी टू अपनी खुद की बेटे के खिलाफ एक बड़ा सा आर्मी को समन करते हैं, मतलब एक बड़ा सा आर्मी जिसमें काफ़ी नाइट्स, सोल्जर्स, इन्फेंट्री, आर्चर्स सब लोग होते हैं, साथ साथ में मर्सनरीज। मर्सनरीज एक ऐसी लोग होते हैं जो पैसे के लिए साथ निभाते हैं, उनका पैट्रियोटिज्म से कोई वास्ता नहीं होती। सो ये जंग तो छिड़ जाती है और विलियम उनको मशवरा देते हैं कि सडन अटैक्स लॉन्च करें, वरना हम रिचर्ड के खिलाफ जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि रिचर्ड फ्रांस किंग के साथ जुड़ चुका है और ये जंग अगर हमने कुछ भी देर करके जंग लड़ते हैं तो फिर हम हारे जाएंगे, इसलिए हम सडन अटैक्स लॉन्च करना पड़ेंगे जब हमारी एनिमी को एक भनक नहीं पड़नी चाहिए कि अब कोई जंग हो सकता है, उसे एक भी सुराग नहीं मिलनी चाहिए। जैसे ही उनका जंग छिड़ा, विलियम की मशवरे के साथ साथ उन्हें सडन अटैक्स लॉन्च किया, तो फिर दोनों के साइड के, मतलब विलियम हेनरी की साइड की और रिचर्ड की साइड की, दोनों की ज़मीन खराब हो गई, बहुत सारे जान चले गए और खून भी बहा गया और लॉस दोनों साइड में हुए, मगर बोलने के लिए जीत हेनरी की हुई। जैसे जैसे जंग होते होते गया, वापस हेनरी ओंजू पे वापस आता है। तब तक उनकी ऑलरेडी जितनी हेल्थ थी वो कोलैप्स हो रहा होता है, समझना कि वो बस कुछ दिन के मेहमान है। 1189 पे विलियम को ये पता चल जाता है कि वो ऐसी हारने वाली जगह पे रह के जंग लड़ रहा है जिनकी हार होना पक्की है, फिर भी ये जानते हुए भी वो रिचर्ड के साथ अपने हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि उन्होंने हेनरी टू को ये ज़बान दी थी कि कुछ भी हो कि मैं आपके साथ डटे रहूँगा। इसी ज़बान की खातिर विलियम मार्शल ये जानते हुए कि वो हारेंगे करके हेनरी के साथ खड़े हो गए। अपनी बीमारी की हालत में भी हेनरी ट्रैवल करते थे एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे, जब रिचर्ड को एक ऐसा मौका मिला कि उनको मारा जा सकता था, मगर वो ये भूल चुका था कि उनके साथ जो उनका पर्सनल मैट है वो थे विलियम मार्शल, जिन्होंने अपनी 40 साल की सफ़र में एक भी टूर्नामेंट, एक भी नेट के खिलाफ नहीं आ रहे थे। कुल मिलाकर तब तक 2000 मैच को हरा चुके थे और रिचर्ड को लगा कि एक सुनहरी मौका है जहाँ पे उनकी आर्मी वाकई कम है, सिर्फ किंग को गार्ड कर रहे हैं, पूरे आर्मी उनके साथ नहीं है, तो फिर हम जीते जा सकते हैं। तो विलियम मार्शल एक ऐसी स्ट्रैटेजी पुल करते हैं कि वो कहते हैं बाकी के सोल्जर्स को किंग को एस्कॉर्ट करने के लिए, और विलियम मार्शल के साथ जो 2 नाइट्स होते हैं
हॉस्पिटलिया और एक और जो मैंने मेंशन किया पहले, वो 3 मिलकर जाके पूरे नाइट्स की जो आर्मी होती है उनके खिलाफ लड़ते हैं। और नाइट आर्मर में उनको लीड करने वाला खुद हेनरी होता है, माफ करना रिचर्ड होता है। कि रिचर्ड को पता चल जाता है कि उनके सामने ये सारे पूरे फौज के सामने सिर्फ विलियम मार्शल आ रहे हैं, तो फिर उनके पर्सनली जंग लड़ते वक्त ये भूल चुका था कि वो एक ऐसा चैंपियन जो अभी तक एक भी टूर्नामेंट नहीं आ रहा उनके साथ लड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए लड़ते लड़ते रिचर्ड विलियम मार्शल के पैरों के नीचे आ जाता है कि उनकी कटाना, उनकी जो सॉर्ड थी रिचर्ड की दिल में घुसने ही वाला था, उनके सीने पे घुसने ही वाला था, मगर विलियम मार्शल ने उसको जान बख्श देते हैं कि ये सोचते हैं कि ये भी उनकी राजा का ही तो औलाद है, किंग की औलाद है। उसके बाद इसकी बाप की हक से मिलना ही चाहिए, इसको क्यों मारूं? माना कि वो फिलहाल के लिए एनिमी है, छोटा बच्चा है, ना समझ है, सोचते हुए छोड़ देते हैं। छोड़ के बस एक नज़र देते हुए, अपनी आंख की एक नज़र देते हुए वापस लौटते हैं जंग के मैदान से। रिचर्ड अपनी हार मान गया होता है, इसीलिए कोई भी नाइट उसके खिलाफ एक भी कदम नहीं बढ़ता और जंग वहीं पे रुका जाता है। मगर ये भी नाकामयाब रहा क्योंकि लौटने के बाद हेनरी II की मौत हो जाती है। ये मौत के बाद सबको लगा कि रिचर्ड और विलियम मार्शल जो ह्यूमिलिएट किए थे जंग के मैदान में सबके सामने, इसका बदला लेगा। मगर रिचर्ड ये बात जान चुका था कि उस दिन इतने सारे नाइट्स, इतने सारे फौज होने के बाद भी वो इंसान सॉर्ड को मेरे ऊपर रखा और उन्हें पता था कि अगर उसने मेरा जान बख्श दी तो मैं उनके खिलाफ आऊँगा, सोचते हुए कि वो मेरा राजा का बेटा है, मतलब मेरा किंग के बेटा है, तो छोड़ देता हूँ। वो अपनी एक मॉरल के साथ जीने वाला इंसान है। ये सोचते हुए रिचर्ड उनको बाबा के मौत में उनको कोई भी मौतम नहीं बना रहे थे। उनकी आंख में एक बूंद आंसू भी नहीं थी कि ये मेरा पापा है, इसके लिए मुझे रोना चाहिए, क्यों वो अभी हमेशा के लिए नहीं रहे मेरे साथ। मगर वो अपनी पापा का बॉडी को देखा, जिसको ऑलरेडी बहुत सारे हाउसहोल्ड्स जो काम करते थे पैलेस में उन्होंने लूट चुके थे। वो जानता है कि उनकी पापा की जब मौत थी, जब विलियम मार्शल कासल के बाहर थे, जब वो वापस लौटे वो डेड बॉडी के पास, तब तक जो मेड्स काम करते थे, किंग की जो ट्रेजरी होती है और किंग की जो कपड़े होते हैं उनको नंगा सुला दिए थे अपनी पलंग पे, उनकी कपड़े भी चोरी करके गए थे। तब विलियम मार्शल आके एक कपड़े को उनकी डेड बॉडी पे डालते हैं हेनरी II के। एक ऐसा मौत एक किसी राजा को भी ना आए। उनकी बीमारी की अवस्था में मर चुके हैं, फिर भी उनके मौत के बाद उनकी खुद की लोग उनको लूट कर चले गए, फिर भी लॉयल्टी के खातिर ये इंसान उसके पास गया, उनकी नंगे बदन पर कपड़े डाल दिए। और ये सब जानने के बाद रिचर्ड बोलता है कि वो विलियम मार्शल को बुलाता है अपने करीब और विलियम मार्शल को पूरे इज्जत के साथ पुकारता है, सर। उस दिन अगर आप चाहते तो मुझे मार सकते थे ना, आपको पता था कि मुझे छोड़ने के बाद मैं आपके खिलाफ आऊँगा, फिर भी क्यों छोड़े? तब विलियम मार्शल बोलते हैं कि आपको ये भी पता है कि मैं चाहता तो उस दिन आप मारे भी जा सकते थे मेरे हाथ में, मगर मैंने छोड़ दी। जैसे अगर वो आप ये समझ सकते हैं तो ये बात भी समझ लोगे। एक मुस्कान के साथ कहता है कि जी हाँ, मेरे बाबा ने आपको जो प्रॉमिस दिए थे कि वो जो ज़मीन आपको देने वाले हैं, वो जो इनकम, मैं आपको वापस प्रॉमिस निभाऊंगा। मेरे बाबा ने जो आपको ज़बान दी थी वो ज़बान मेरा भी होगी। ये नहीं बदलेगा कि आपको बंदी नहीं बना के रखेंगे, मगर बस इतना वादा करें कि जो सर्विस आप मेरे बाबा को देते थे वो सर्विस मुझे भी दें। तो तब से वो अपनी किंग को बदला नहीं था, बस किंग की जो विरासत में अभी वापस रिचर्ड ने लिया, और रिचर्ड की खुद की पर्सनल बॉडीगार्ड बने। उसने हेनरी को धोखा नहीं दिए थे, उन्होंने कभी हेनरी को धोखा नहीं दी, बस हेनरी के बाद जो उनकी औलाद है उनका नाइट बने और उनके लिए लॉयल बने रहे। 1189 जहाँ पे विलियम मार्शल की सिर्फ नाइट के सफ़र में एक और सफ़र जुड़ती है, उनकी शादी होती है इसाबेला। मालूम है कि उनकी एज फिलहाल 43 है। 43 इयर्स ओल्ड की विलियम
21 ईयर्स ओल्ड के आइसाबेला के साथ शादी करता है। इनके बीच में इतनी बड़ी उम्र की गैप होने के बावजूद इनके कुल मिला के 20 साल की ये शादी की, मतलब अपनी ये जो कपल्स की जर्नी में 10 बच्चे होते हैं इनके। उसमें से 5 बेटे होते हैं, 5 बेटियां। और इनको विलियम मार्शल अपनी इतनी बड़ी नाइट की सफ़र सुनाते थे कि उनके बाबा ने कैसे उनको अबैंडन किया, मतलब उनको छोड़ दिया। और उसके बाद स्टीवन के बाद हेनरी के बाद जूनियर हेनरी, उसके बाद वापस हेनरी के वो पर्सनल बॉडीगार्ड बने। उसके बाद सारे टूर्नामेंट्स की किस्सा कहाँ वो सुनाते थे। उसके बाद हेनरी के बाद फिलहाल के जो राजा थे रिचर्ड, उसके बारे में जो अभी फिलहाल उनके जो मोमेंट्स होते थे उनके बारे में अपने बच्चे को कहानियाँ सुनाते थे, ओनली टू इंस्पायर देम। मगर बच्चों में इतनी अच्छा नाइट कोई नहीं बन पाया जितना नाइट उनका बाबा विलियम मार्शल बन पाए। जी हाँ, मगर उनके बच्चों के किस्सा तो बाद उनकी बात है। मगर अब फिलहाल आते हैं रिचर्ड की जो ज़माने पे, जहाँ पे रिचर्ड की दरबार चल रही यूरोप में, तब उनके छोटे भाई मतलब हेनरी के आखिरी वारिस जॉन रिचर्ड पे हमला डिक्लेयर करता है, जहाँ पे वो रिचर्ड को बंदी भी बना लेता है। बट विलियम मार्शल ये सब होने के बावजूद, मालूम है उनकी जो किंग है वो बंदी बन चुके हैं, फिर भी वो हार नहीं मानते। वो रिचर्ड के साथ खड़े होते हैं, बोलते हैं सारे मिलिट्री जॉन को राउंड अप कर लिया कि रिचर्ड को मारा फिर भी जॉन भी मरेगा, क्योंकि पूरे के पूरे विलियम मार्शल के साथ साथ पूरे मिलिट्री जॉन को घेर चुकी थी। तब कोई ऑप्शन नहीं हुआ, ना ही दिखे हुए, जॉन को फाइनली रिचर्ड को रिहा करना ही पड़ा और जॉन सरेंडर भी हो गया। मगर इस बार जॉन को माफ़ी भी मिली। और रही बात मार्शल फैमिली की, जब इस सारे जंग होने के बाद जहाँ पे जॉन मार्शल एक छोटी सी लड़ाई में मारे गए और उस पूरे मार्शल खानदान को कोई और नहीं विलियम मार्शल का ही ज़रूरत थी, क्योंकि जॉन मार्शल खोने के बाद पूरे मार्शल फैमिली को कोई एक ऐसा स्टेबल लीडर नहीं था कि पूरे मास्टर मार्शल्स को आगे चला पाए। इसीलिए जब पूरा जो हेरिटेज थी मार्शल फैमिली की, जो जॉन मार्शल अपने बेटे को नहीं दिए और जॉन मार्शल वन जो उनके बड़े भाई भी उनका साथ नहीं दिए, फिर भी ये सब कंसिडर नहीं किए बगैर वो बस इतने कंसिडर किए कि मार्शल फैमिली जो है वो मेरी खुद की फैमिली है। वो आइसाबेला के साथ साथ पूरे मार्शल खानदान को एक छत दी और वापस मास्टर मार्शल की भी जगह उन्होंने ले ली, मगर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। इस सब होने के बाद वापस एक ऐसा क़यामत छाने वाली थी जहाँ पे जॉन की ह्यूमिलिएशन नहीं सह पाया कि विलियम मार्शल और मिलिट्री ने रिचर्ड के साथ खड़े हो गए। इसीलिए वो फ्रेंच के जो किंग थे फिलिप्स, उनके साथ जुड़ के एक ऐसा जंग छिड़ा जिसकी बहुत बड़ा फौज आ गई, जिसके सामने वो टिक नहीं पाए। रिचर्ड की मौत हो गई और मार्शल जख्मी हो गए। मगर इसके बावजूद जॉन की इंटरेस्ट थी आयरलैंड पे, जहाँ पे विलियम मार्शल भी पहुंचे, जहाँ पे विलियम का बहुत ह्यूमिलिएट करती जॉन ने, इतनी ह्यूमिलिएट कि विलियम को वापस जॉन की शक्ल तक देखनी नहीं चाहिए थी। इस बार जॉन ने इतनी हदें पार कर चुका था कि वो मार्शल लैंड पे कब्जा करने के लिए अपनी फौज भेजा, मगर आइसाबेला के साथ साथ मार्शल फैमिली की जितनी नाइस विलियम मार्शल ने ट्रेन किए थे, वो सारे मिला के जो मार्शल की जो कासल थी उसको गार्ड किया और वापस उस जो आर्मी थी उसको हार कर लौटना ही पड़ा। मगर विलियम मार्शल एक मैन ऑफ लॉयल्टी थे और मैन ऑफ प्रिंसिपल। फिर भी इसके खातिर भी उनके पास ऐसा कोई भी बहाना नहीं थी, कोई भी मजबूरी नहीं थी कि अपने बेटे को हॉस्टेज की तरह दे, मगर वो रॉयल फैमिली को ओबे करते हैं खातिर जॉन को अपनी बेटे विलियम और जो जॉन मार्शल था दोनों को हॉस्टेज की तरह जॉन को दे दिया गया। बट इसके बाद फ्रांस की जो किंग था फिलिप्स,
उसका बस ये था कि वो यूरोप पे कब्जा कर पाए, इंग्लैंड पे कब्जा कर पाए, इसीलिए वो जॉन के खिलाफ ही साजिश बनाया। उसे जॉन को खड़ा करना, बस उनका साथ देना, बस उनके बस एक साजिश की हिस्सा थी। तब वो अब जॉन की ज़मीन मांगते थे, मतलब इंग्लैंड, ऑनजू और नॉर्मैंड तीनों को मांगते थे। और इस बार जॉन मजबूर था। ना चाहते हुए जॉन को 63 अग्रीमेंट साइन करना पड़े। सिर्फ वो नाम का किंग रह चुका था, क्योंकि सारे के सारे कंट्रोल फ्रांस की जो किंग था फिलिप्स के हाथ में आ चुकी थी। तब जॉन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। मगर फिर भी ये मालूम है कि जॉन अब बस दांत निकाले हुए सांप की तरह है। फिर भी विलियम मार्शल ने उनको एक दोस्ती की हाथ बढ़ाया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और जो हारे हुए जंग हम साथ में जीतेंगे। मगर ये देर हो चुकी थी। तब तक लुइस अपनी लुइस जो फिलिप्स का बेटा था, उनको इंग्लैंड की किंग बनाया गया। सिर्फ इंग्लिश के जो बैरन्स थे, मतलब जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने फिलिप्स को अपील दिया कि अगर आप लुइस को इंग्लैंड का राजा बनाना चाहते हैं तो फिर हम बिल्कुल राजी है, बस हमें भी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए आपसे। तो लुइस को लंदन की किंग बनाया गया। और ये ज़माना थी 1216, तब 13th सेंचुरी शुरू हो चुकी थी। और जैसे ऑटोमन की सीजन शुरू हुई, जॉन भी मर गया अपनी बीमारी के वास्ते। और पूरे के पूरे जो हेनरी की फैमिली जो किंगडम चलाती थी, वो हार चुका था। और उनका नाम और निशान कहीं पे भी ना दिखे, तो फिर इसीलिए किंग फिलिप्स ने अपनी बेहुदा हरकत को और बढ़ा दिया कि हेनरी 3 जो जॉन का बेटा है, उसको कहाँ पे भी हो ढूंढ के निकाल के मारा जाए। तब विलियम मार्शल 63 इयर्स की एज थे। वो उनकी बुढ़ापा शुरू हो रहा है। 63 इयर्स की एक इंसान के पास दो रास्ता है, एक्चुअली 3 रास्ता थे कि वो अपनी रिटायरमेंट ले सकते थे एक नाइट से। मगर वो बस उनके लिए सिर्फ 2 ही रास्ता उनके लिए दिख रहा था। वो था लुइस को सपोर्ट करो, और उनके अचीवमेंट के खातिर लुइस भी उनको ऑलरेडी एक अच्छा खासा पोजीशन दे रहा था। मगर एक तरफ लॉयल्टी जो हेनरी के फैमिली के जो उनको रिहा किया, जो हेनरी जो पूरे खानदान का जो किंग था, उनका जो लॉयल्टी उन्होंने रखा है, जो लॉयल्टी हेनरी, यंग हेनरी, रिचर्ड और जॉन इतनी ह्यूमिलिएशन करने के बाद उनके खानदान के खातिर उनके जो लॉयल्टी रखे थे, उनके साथ खड़ा होना, जो जॉन का बेटा, जो पूरे हेनरी खानदान के वारिस हेनरी 3 के साथ खड़ा होना। और मार्शल को इसी फैसले ने द ग्रेटेस्ट नाइट लिव्ड एवर की टाइटल दे दी। जी सही सुना। वो जो जिसके पास पावर नहीं, हेनरी 3 के साथ खड़े हो गए। 1217 तक उन्होंने खुद की नाइट्स बनाए, नाइट्स की ट्रेनिंग दिए लोगों को, और उसके बाद अपनी वॉर स्टडीज वो सिखाते गए। हेनरी 3 को अपनी ट्यूटर करते गए कि किंग को क्या क्या फैसला लेना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ें वो बताते गए एक छोटे बच्चे को बाबा की तरह। तब तक हमारी विलियम मार्शल को 70 इयर्स हो चुकी थी। ये उम्र में लोगों के हाथ पैर सपोर्ट नहीं करते, मगर वो अपनी नाइट की ड्यूटी से रिटायरमेंट नहीं लिए थे। तब 70 इयर्स होने के बावजूद भी, 70 साल के बुढ़ा होने के बाद भी, वो नाइट की आर्मर पहन के निकले अपनी जंग पे इंग्लैंड की तरफ। और इस बार मार्शल खुद आर्मी को लीड करते गए और हेनरी को जंग में नहीं उठा रहे थे, क्योंकि हेनरी को सेफ रख के सारे नाइट्स ही थे, साथ में सोल्जर्स थे, और लुइस के खिलाफ एक ऐसा ब्लडी ब्रूटल वॉर कभी पहले मार्शल के जर्नी में। यहाँ तक जो 70 इयर्स की जर्नी, उनकी शुरुआत के 20 इयर्स छोड़ के
50 इयर्स जो अपनी नाइट्स की तरह सर्व किए थे, ये सारे 50 इयर्स में इतना ब्रूटल वॉर ना कभी पहले हुआ था ना उसके बाद हुआ। ये जो जंग थी जो लुइस की आर्मी के साथ हुई, जो बहुत खून बह गया और इतनी ब्रूटल वॉर थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी खून बहा गया। इस जंग में पहली बार ऊंट ओते के साथ साथ विलियम मार्शल की हेलमेट इतनी गंदी तरह डेंट हो चुकी थी कि वो ऑलमोस्ट ऑल टूटने ही वाला था। फिर भी वो अपनी कदम पीछे नहीं बढ़ाए। जो उनकी एनिमी कमांडर नाइट था फ्रेंच की, उसके साथ लड़ते गए और उसको मार गिराया। और उसके बाद इतनी चोटी, इतनी अपनी खुद की ट्रेन किए हुए नाइट्स के साथ वो एनिमी नाइट्स को हार गिराया और इंग्लैंड से मार भगा दिया कि जितने नाइट्स थे उनमें से बचे हुए 200 नाइट्स जो फ्रांस से आए थे उनको वापस भागना पड़ा, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते। इस विक्ट्री को हेनरी की विक्ट्री नहीं, हेनरी थर्ड की विक्ट्री नहीं, मार्शल विक्ट्री करके फेमस किया गया। और उसके बाद हेनरी 3 को भी विलियम मार्शल ने सर्व किया। 1217 की जंग थी, 1219 तक उन्होंने वो हेनरी 3 को सर्व किया। 1219 को विलियम मार्शल रिटायर्ड ले ली, मतलब उनकी 72 ईयर्स पे उन्होंने एक नाइट से फाइनली रिटायरमेंट ले ली, वापस अपनी रॉयल फैमिली जिसके लिए वो रॉयल थे उनका लेगेसी को रिस्टोर करते हुए रिटायरमेंट ले लिया। और उसके बाद बाकी की बची हुई ज़िंदगी वो अपनी प्यारी सी बेगम आइसाबेला और उसके बच्चे और पौधों के साथ बिताते गए। और 14 मई 1219 this warrior, the greatest knight lived ever, खामोशी से छल बसे। एक ऐसा वॉरियर जिसकी सफ़र शुरू होती है अपनी बाबा से दूर हुआ, अपने फैमिली से दूर हुआ, सिर्फ एक जंग की हॉस्टेज बनते फांसी का छड़ा जो उसका जुर्म हुआ ही नहीं था, उसका कोई जुर्म भी नहीं थी, ना उसका कोई कसूर थी, उसको फांसी का सज़ा देने वाले थे। वहाँ से बच के 20 साल की उम्र में एक ऐसा नाइट बना। 28 नाइट्स में सारे नाइट्स मारे गए और कुछ लोग भाग के गए, फिर भी पूरे 60 नाइट्स के खिलाफ वो अपनी जंग फेरोशियसली लड़े। उसके बाद टिल अपनी 40 साल 50 साल इतने साल होने के बावजूद भी एक भी टूर्नामेंट को, नॉट इवन अ सिंगल टूर्नामेंट, ही फेल्ड और ही लॉस्ट। एक भी टूर्नामेंट को नहीं हारे थे। और अपनी हेनरी फैमिली के वास्ते, अपनी हेनरी फैमिली की जो लॉयल्टी थी उसके वास्ते उनकी हार पे भी उनके साथ खड़े थे। और लुइस जब उनके सारे ऑड्स, जो जीतने के ऑड्स उनको नहीं दिख रहा था, फिर भी लॉयल्टी के खातिर हेनरी 3 जो आखिरी वारिस है हेनरी फैमिली की, उनके साथ खड़े होकर लुइस को मार भगाया और हेनरी 3 को वापस, जो हेनरी की खानदान थी इंग्लैंड में, उसकी रूल को रिस्टोर किया। उसके बाद अपनी सारे जर्नी, इतनी हिफाजत, इतने जिम्मेदारी ख़त्म करने के बाद इन्होंने खुशी से ज़्यादा गम को ज़्यादा देखे थे। इस इंसान एक आम इंसान की तरह कम, एक वॉरियर की ज़िंदगी ज़्यादा जीनी। और एक ऐसा सफ़र, एक ऐसा नाइट की सफ़र कहना और ज़्यादा बेहतर होगा कि इनके जैसा नाइट ना पहले कोई आया था, ना कोई आगे आ पाया। और एक और विलियम मार्शल कोई पैदा ही नहीं हो पाया, क्योंकि इनके बच्चे भी एक ऐसा नाइट नहीं बन पाए जो विलियम मार्शल बने थे। सोच सकते हो ना कि 50 साल की नाइट की ज़िंदगी, जिसमें से तकरीबन 10,000 नाइट्स को मार भगाए थे, हराए थे, और उसके बाद अपनी 72 ईयर्स पे वो ये सब कुछ अचीव करने के बाद एक ऐसा नाम बनाया जो अभी तक लोग जानते हैं। अगर इंग्लैंड में जाके अगर एक भी शख्स से आप पूछोगे कि विलियम मार्शल, एंड दे विल से द ग्रेटेस्ट नाइट लिव्ड एवर,
दूसरा कैरेक्टर की नाम भी जिक्र तक होगी मेरे दोस्त। तो ये कहानी थी हमारी एक ऐसा नेट का, इसके जैसा ना कोई पहले आया ना कोई आगे आ पाया। ये सिर्फ यूरोप में मशहूर नहीं है, सिर्फ इनको यूरोप का ही द ग्रेटेस्ट नाइट नहीं बुलाते, पूरे वर्ल्ड के बुलाते हैं द ग्रेटेस्ट नाइट इन द वर्ल्ड। सो ये कहानी थी हमारी द ग्रेटेस्ट नाइट इन द वर्ल्ड, और मुझे लगा है कि आपको अच्छा खासी कहानी लगी होगी। ये जो सफ़र है विलियम मार्शल कि वापस सुन लेना ज़रूर। मगर ये पूरे जो रिसर्च है कि उनकी लाइफ के बारे में और उन्होंने जितनी मुश्किलात फेस किया इनके बारे में, जितनी भी ये दास्तान है, एक ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी है। ये ज़िंदगी कोई जी नहीं पाएगा क्योंकि इनको मिली थी। अगर विलियम मार्शल होते तो शायद यही कहते कि मेरी जैसी ज़िंदगी किसी को भी ना मिले। उनकी लॉयल्टी ऐसा था। और मैं खुद की बातों से कहना चाहूँ तो फिर विलियम मार्शल की जो लॉयल्टी थी उसको प्राइसलेस थी। कोई और ऐसे लॉयल्टी मैच नहीं कर पाएगा कि वो एक फैमिली के साथ खड़े थे और आखिरी दम तक उसी फैमिली के लिए लड़े। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छा तो ज़रूर लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसे लगी। और वैसे भी ये कहानी काफ़ी लंबी गई है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी 46 मिनट्स हो चुकी है। ओ भाई साहब, क्या बात है, काफ़ी लंबी कहानी थी विलियम मार्शल की। वैसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताऊँ तो शायद आप वाकई और क्यूरियस होंगे। नहीं तो चलो मैं गेस करने देता हूँ, इस बार मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा। आप तो कौटिल्य के बारे में जानते होंगे, जो किंग मेकर थे मौर्यन एम्पायर्स के, बट ये कौटिल्य के बारे में कहानी नहीं है। एक सिमिलर शख्स है जिसने कौटिल्य की जितनी अकल रखता था, अकल और स्ट्रैटेजीज, हर चीज़ में वो माहिर था। खुद गूगल कर लो या फिर रिसर्च कर लो कि ये कहानी किसके बारे में होगी। दिस विल बी अ मिस्ट्री। और अगली कहानी आएगी थोड़ी देर बाद, मतलब शायद होपफुली नेक्स्ट वीक तक आएगी, क्योंकि ये शख्स भी काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी स्ट्रैटेजिकल सोच वाले इंसान है, तो फिर इनकी कहानी काफ़ी वक्त लगेगी आने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक अपनी ख्याल रखिएगा। सी यू सून।